जो सारी रिसर्च है ना वो ब्रेन में सेंटर। प्रॉब्लम ये है कि हमारे ब्रेन के डिफरेंट सर्किट्स ठीक से काम नहीं कर रहे। बॉडी में दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे? ब्रेन में। अब इन्होंने क्या किया, पैट स्कैन करना चालू। नाउ पैट स्कैन में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन यूज कंसंट्रेशन इज पिक्ड अप। क्या करते हैं, हमारे ब्लड को मार्क कर देते हैं विद द आयोडीन, रेडियो आयोडीन, और ये जिस पार्ट में ज्यादा ओवर हो रहा होता है वहां से रेडिएशन निकलती है, उस रेडिएशन को हम लोग पिक करते हैं। So we pick this radiation. Now, if you see in brain और in body, जो भी पार्ट यूज हो रहा होगा उसमें ऑक्सीजन ज्यादा यूज होगी और उसमें तब ओवर आएगा, तब ये पिक हो जाएगा। So let's say ये ब्रेन है और इसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट हैं, एंड ये वाले पार्ट में तो नॉर्मल पिक हो रहा है और फ्रंटल कॉर्टेक्स में बहुत ही लो पिक हो रहा है। तो इसका मतलब ये हिस्सा हमारा काम नहीं कर रहा। सो उन्होंने ये देखा कि जो ये लो पिक हो रहा है ये 1 से 1.5 साल के अंदर वापस नॉर्मल जैसा होने लगा। दिस बिकेम नॉर्मल इन 1 ईयर टाइम। बट इसका मतलब अगर नॉर्मल हो गया, सो वी शुड बी एबल टू कंज्यूम लाइक नॉर्मल पर्सन। हम कैसे कंज्यूम कर लेने चाहिए? नॉर्मल पर्सन। बट अनफॉर्चुनेटली हम तो कंज्यूम कर नहीं पाते। तो वो कह रहा है कि भाई क्या नॉर्मल हो गया? नहीं, नॉर्मल जैसा हो गया, बट कुछ ना कुछ तो चेंजेस आ गए ब्रेन में जो हमारे पैदाइशी थे उससे अब दूसरी तरह के चेंजेस हैं। सो उसने लिखा है इट्स नॉट अचीव द प्री ड्रग स्टेट। ठीक है, ये पैराग्राफ समझ गए। नाउ दिस होल रिसर्च इज गोइंग टू इंडिकेट कि हमारे ब्रेन में क्या लोचा हुआ है। तो हमारी लर्निंग जो है वो बैडली अफेक्ट। अब इस बात का क्या मतलब? इफेक्ट हो गई है, इस बात का क्या मतलब है? मतलब हम कोई भी न्यू लर्निंग जो है वो चल नहीं रही है। क्यों? हमारे ब्रेन के सारे सर्किट स्लो हो गए। क्यों हो गए स्लो? बिकॉज ऑफ सब्सटेंस हमारे ब्रेन में एक्टिविटी लो हो गई। अब क्या हो रहा है? आप सब यहां पे आए, अभी आप अर्ली फेज ऑफ डिटॉक्स रिकवरी में हो और आपके मन में बार बार इंपल्सेस आ रही है कि मैं अब अपने आप को ठीक कर लिया है, मैं नशा नहीं करूंगा, वाइल आपकी ब्रेन की एक्टिविटी तो बहुत लो है। Now during this phase, if you get exposed, so आपकी लॉजिकल थिंकिंग काम ही नहीं कर रही है, और any exposure can take you towards the relapse. तो अगर आप एक्सपोज हुए क्योंकि आपका ब्रेन की एक्टिविटी बहुत कम है और वो काम नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा? हम दोबारा से नशा करने लगे। ये बात समझ में आ रही है? सो ओवरऑल लर्निंग ठीक होने में कितना समय लग रहा है? 14 मंथ। सो मतलब फॉर 1 ईयर 2 मंथ्स हम लोगों का ब्रेन अफेक्टेड रहने वाला है।
ये अप टू 3 इयर्स तक चलता है ना। अब मजेदार बात देखो, हम एज हो रहे हैं, वैसे हमने 20 साल की उम्र से नशा करना चालू कर दिया और हम 35 साल की उम्र में तुलसी जैसी जगह में पहुंचे, तो हमारा ब्रेन वैसी उसकी फंक्शनिंग और एक्टिविटी रिड्यूस हो गई है। अब हमने नशा करके इसको और रिड्यूस कर लिया, फर्दर रिड्यूस हो गई। अब अगर ये बेटर भी होगी तो लेट्स से 1 पॉइंट बेटर हो गई, विल दैट हेल्प अस? एंड दैट्स व्हाई आवर लर्निंग इज सो स्लो एंड वी डोंट लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। हमें याद ही नहीं है कुछ, हमें पता ही नहीं है। हम एब्स्ट्रैक्ट वे में सोच रहे हैं, हम रियलिस्टिक वे में पूरी पिक्चर तो देख ही नहीं पा रहे हैं। हमारे को आभास ही नहीं हो रहा है कि हमारे जीवन में दिक्कतें क्या क्या हुई। हमने कहां से देखा? हमने एक बहुत ही सुपरफिशियल एंगल से देखा। वो घर वाले गुस्सा कर रहे हैं, पागल हो गए ये तो, ये मेरी फीलिंग ही नहीं समझते जी। दिक्कत कहां पे? मेरे में आई एम गुड, आई एम परफेक्ट। दिक्कत कहां पे है? घर वालों में। क्यों है? बिकॉज उनके एक्सपीरियंसेस तो पुअर थे, वो समझे ही नहीं टाइम टाइम पे, ब्लेम कर दिया हमने दूसरों पे। और क्यों ब्लेम किया? क्योंकि हमें तो लर्निंग हुई नहीं, हमें तो समझ आई नहीं, और हमारा ब्रेन तो हो गया डल। आसपास चीजें हो रही हैं 100, हमें याद है 40, और या हम वो भी भूल गए। नाउ इन दैट प्रोसेस विल इट हेल्प अस टू रिकवर? Now it means the learning is very slow process and it will take lot of time to get back to normal. मगर हम तो बहुत जल्दी में, हम तो चाहते हैं जल्दी से हमारी बीमारी ठीक हो जाए, और हम दूसरों से कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं कि हम कैसे बिहेव कर रहे थे। हमें लगता है कि वो तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं हमारे को, वो तो हमारा रेड लगा रहे हैं, वो तो हमारे को मिसबिहेव कर रहे हैं, हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। देन अंडरस्टैंडिंग कि बहुत बीमारी में हमने क्या क्या किया, हम ऑलवेज कीप ट्राई टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ एंड इन दैट प्रोसेस वी डोंट लर्न न्यू। आप लोग बात समझ रहे हो? yes, sir. बड़ा मजेदार था सिचुएशन। सारी रिसर्च हो रही है अमेरिका में। अमेरिका में सारा मेडिकल ट्रीटमेंट कौन देता है? इंश्योरेंस का। आपको पता है ये डिटॉक्स जैसा ट्रीटमेंट कितना कॉस्ट करता है ऑन एन एवरेज? अंदाजन $2,000 से $3,000 पर डे। सो रफली 20 दिन का ट्रीटमेंट $35-40 हजार लगते हैं टू द इंश्योरेंस कंपनी। अब उसके बाद में हमें रिहैब भेज दिया जाए तो वहां पे ऑन एन एवरेज 15,000 तो लगते ही लगते हैं पर मंथ। सो अगर 3 महीने का ट्रीटमेंट मोटा मोटा पकड़ लो तो करीब $1 लाख हो गया। इंश्योरेंस कंपनी कहती है भैया इतना पैसा हम नहीं देने वाले हैं, तुम जियो मरो, लाइफ टाइम तुम्हें एक ट्रीटमेंट दिलाएंगे, वो भी 2-3 हफ्ते का। उन्होंने नंबर ऑफ डेज फिक्स कर दिए। जैसे एक बाईपास सर्जरी होती है तो 7 दिन अस्पताल का पैसा देंगे। अब सोचो हमारा ब्रेन तो काम कर नहीं रहा और हमें इलाज मिला केवल 2-3 हफ्ते का, तो आउटकम क्या आएगा? हम वापस जाएंगे और फिर वही मिस्टेक्स करेंगे, क्योंकि जहां पे हमें हील होना चाहिए था वहां तो हील हुए नहीं। और हमें नई नई चीजें सिखाने की किस टाइम में कोशिश की जा रही है? जब हमारे ब्रेन की एक्टिविटी लेवल है एकदम लो। सो वी आर ट्राइंग टू टीच ए एडिक्ट द न्यू वे ऑफ लाइफ एट द टाइम जब उसका ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है। विल इट वर्क? विल ही बी एबल टू चेंज हिज बिहेवियर? विल ही बी सक्सेसफुल? We don't know what could be the outcome. So, in a way, there is a big fight going on by the professionals
दैट इंश्योरेंस कंपनी को 90 दिन का पैसा देना पड़ेगा। और इंश्योरेंस कंपनी कह रही है नहीं भैया हम तो नहीं देंगे, हम तो बस एक बार का देंगे। अब मैं तुम्हें उसका एग्जाम्पल देता हूं। एक मेरा पेशेंट अमेरिका से आया, उसके फादर वहां जाके बैठे, वो अस्पताल जाता था, अस्पताल जाके 2-3 दिन वो दारू छोड़ता था, डिटॉक्स होता था, 2-3 दिन के बाद में उसे क्रेविंग होती थी और वो उठ के आ जाता था, आता था, फिर एक बॉटल खरीद लेता था, फिर पीनी चालू कर देता था, फिर 3-4 दिन में वही हालत हो जाती थी। फादर इतने थक गए उसके इस बिहेवियर से, ये 10-12 बार हुआ, उसको लेके वो इंडिया आ गया, एयरपोर्ट से सीधा रिहा, एयरपोर्ट से सीधा रिहा। रिहैब में रहते रहते $1 लाख का पुलिस का बिल आया कि आपने हमारी सर्विसेज को अब्यूज किया। एक बार तक तो ठीक था, हम अस्पताल लेके गए। ये बार बार का ड्रामा ऐसे नहीं हो सकता। और वो अस्पताल लेके जाते थे कि भैया इसको रख लो थोड़े दिन, तो कहते थे जी ये इतना तो गया गुजरा नहीं है कि हम इसको रख ले। एक दूसरा इंसिडेंस हुआ, मेरा एक फ्रेंड है, उसका ब्रदर इन लॉ कनाडा में था, उसकी सिस्टर की शादी हुई है कैनेडियन से, वो दारू पिए जाए, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पे था, $1200 मिलते थे, हर हफ्ते $300, $100 का रेंट और $100 की दारू, खाना कुछ ना खाए, घर वाले देखने जाए तो एकदम बिल्कुल कुछ जान ही नहीं है उसमें। समझा बुझा के किसी तरह अस्पताल ले गए, 2 दिन 3 दिन उन्होंने रखा, उसके बाद वापस फिर उसने पीनी चालू कर दी। कहते हैं जी जब तक ये 35 किलो का नहीं हो जाएगा ना, अभी 42 किलो का है, हम तब तक नहीं मानेंगे ये मरने वाला है। या तो ये अपनी मर्जी से रुक जाए, उसके लिए 6 महीने की वेटिंग है रिहैब के लिए, 6 महीने से 9 महीने की वेटिंग है कनाडा में। और या ये बिल्कुल ही मरने जैसी हालत में हो तो हम इसको रख लेंगे। उसके लिए इसका वजन कितना होना चाहिए? 35 किलो। नाउ दिस इज द काइंड ऑफ ए सिचुएशन देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम लोगों को लगता है इंडिया में ही हालत खराब है, बॉस पर पूरा ट्रीटमेंट होना इस बीमारी को लिए जरूरी है। अगर आपने ट्रीटमेंट पूरा नहीं किया और आप ये सोच रहे हो कि शुरू में आपको समझ में आ जाएगा, तो शुरू में समझ में आने वाला नहीं है। ब्रेन इज गोइंग टू टेक सम टाइम। क्या है स्लीपर इफेक्ट? हाँ बताओ जी। पिछली बार से याद है, हाँ ट्रेन में सो रहे हैं, ट्रेन चल रही है, एकदम से ब्रेक लगती है, झटका लगता है, धाड़, वो है। यही सिखाया आपने पिछली बार। अब तो कुर्सी पे खड़ा हो जा। तो क्या हो रहा है, देखो हम ट्रेन में चल रहे हैं, मेट्रो में चल रहे हैं, इट इज स्टॉप एट ए स्टेशन। जब रीस्टार्ट होती है तो लिटरली ट्रेन चल रही होती है और हम वहीं पे सो रहे होते हैं, और फिर झटके से हम चल रहे हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली जो बोल रहा था कि रुकते हुए ऐसा होता है, रुकते वक्त नहीं होता है, चलते वक्त ऐसा होता है। ना इस बात का क्या मतलब? आपने नशा छोड़ा, आपका ब्रेन एक अजीब सी हालत में, बेहोशी की हालत में, धीमे धीमे ब्रेन को होश आना चालू हुआ, नशा तो उतर गया, बट ब्रेन क्या टाइम लेगा? एटलीस्ट 90 दिन लेगा ये समझने में कि हमें क्या करना चाहिए ना। उसको उन्होंने कहा स्लीपर इफेक्ट। ये ऐसा नहीं है नशा छोड़ते ही तो क्या होता है, इनवेरिएबली हमने 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए घर में नशा छोड़ा और हमें लगता है अब हम ठीक हो गए, अब हम थोड़ी बहुत पी सकते हैं। बॉस ये नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं अगर हम नशे के डिपेंडेंट हैं, नशे की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो हम अगर दोबारा से भी नशा करेंगे तो भी हमें किस तरह से करना चाहिए, उसमें कम से कम 3 से 6 महीने का गैप होना जरूरी है।
एंड इसको कहा गया ग्रेजुअल री एंगेजिंग इनटू नॉर्मल फंक्शनिंग। सो नशा छोड़ने के बाद आपका ब्रेन रुकी हुई हालत में है, चल नहीं रहा है, और उसे नॉर्मली फंक्शनल होने में मिनिमम 3 महीने का समय लगता है। नाउ इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, देखो हर चीज का हमें प्रोज एंड कॉन्स अच्छे से समझने पड़ेंगे। क्वेश्चन ये नहीं है कि नशा खराब, क्वेश्चन ये है कि नशा हमारे लिए ठीक है या हमारे लिए खराब है। हमें क्या एनालिसिस करनी है, वेदर इट्स गुड फॉर मी और इट्स नॉट गुड फॉर मी, एंड उसके लिए हमारी लॉजिकल थिंकिंग तो ठीक से काम करनी चाहिए। लेट्स से प्रोज एंड कॉन्स में दोनों साइड में 5-5, 7-7 एरियाज हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए, और हमारा ब्रेन केवल 1-2 एरिया को सोच के, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, बस प्लेजर को सोच के काम कर रहा। मुझे खुशी नहीं मिल रही कि मैं बोर हो रहा हूं, मुझे तो नशा करना ही पड़ेगा, वर्सेस हमारा लीवर खराब हो जाएगा, हमारी बॉडी खराब हो जाएगी, हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी और हमारे को इसलिए नशा नहीं करना है। सो हम प्रोज एंड कॉन्स को क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसको समझ ही नहीं पाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी विल कीप रिपीटिंग आवर मिस्टेक। सो अगर आप ये चाहते हो कि आप अच्छे से सोच समझ पाओ, दैट इज गोइंग टू बी मिनिमम 3 months टाइम और अप टू 1.5 year, एंड उस टाइम में हमारे को डिसीजन मेकिंग के लिए ज़्यादा अच्छा है कि हम किसी की हेल्प लें, बिकॉज हम प्रोज एंड कॉन्स को नहीं समझ पा रहे हैं, हम हालात को समझ नहीं पा रहे हैं। उसको समझने के लिए क्या जरूरी है, समय जरूरी है, हमारे ब्रेन को हीलिंग के लिए समय चाहिए। सो यू हैव टू बी पेशेंट इन योर प्रोसेस ऑफ रिकवरी, अदरवाइज यू विल मेक इनरेशनल डिसीजंस एंड यू विल अगेन start doing something. समझ गए? आर हार्ड ड्राइव, इट स्टोर्स आर पास्ट मेमोरी। सारी मेमोरी कहाँ स्टोर्ड है? अब एक्सपोजर हुआ, आप वापस से अपने दोस्त से मिले कई सालों बाद जिसके साथ कॉलेज में पढ़ते थे, और उसने बात की लेट्स गो एंड हैव ए बियर। कोई भी फ्रेंड्स थे, पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, लेट्स से आप जा रहे हो, आपने 3 साल से कुछ नहीं किया है, अचानक से बारिश हो रही है और रेडियो पे FM पे गाना आ रहा है जो आपका फेवरेट गाना था, जो आप जब होता था तो सुनते थे, कोई भी सॉन्ग आ गया, तो कोई भी एक एक्सपोजर हो गया, प्लेस, पर्सन एंड थिंग्स। इससे प्लेस, पर्सन, हो गया एक्सपोजर। अब इस एक्सपोजर से आपकी घंटी बजेगी, यू हैव ए इमेंस क्रेविंग। आप दोबारा से उस मॉल में गए, आपको घर वालों ने कुछ कह दिया, कुछ भी बात हुई, और उससे एंड में क्या हुआ, आपको एक बहुत बड़ी तलब पैदा हो गई कि बस अब तो नशा करना ही पड़ेगा। यहां तक सबको हो रहा है। अब इस स्टेज में आप क्या एक्शन करोगे, वेदर यू विल कंज्यूम और यू विल नॉट कंज्यूम, ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। सो यहां तक तो फिक्स्ड ही है रिएक्शन। आप अगर ऐसे माहौल में जाओगे, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट माय कॉलेज, मैं आज से 30 साल पहले, 32 साल पहले मौलाना आजाद में था। मेरे हॉस्टल के सामने एक कैफेटेरिया था, मैं अपना ब्रेकफास्ट करने हमेशा वहीं जाता था। नाउ इवन थिंकिंग नाउ अबाउट दैट, मेरा टिपिकल मेन्यू था 2 ब्रेड, 1 मटन कटलेट, 1 अंडे का ऑमलेट, 1 कप कॉफी।
Now even today I am thinking and I am thinking about the same thing. Now अचानक से मेरे में वो सारी मेमोरीज पुरानी आ गई। अब ये मेरा ब्रेन डिसाइड करेगा कि बॉस इसके सोचने का कोई फायदा है या नहीं है, या मेरा ब्रेन कह रहा है भाई यहाँ बच्चों को पढ़ा रहा है, तू कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, तेरा दिमाग चल रहा है कैफे में, ये क्या बात हुई। नाउ द सिमिलरली वंस यू गेट एक्सपोज, आपकी सारी पास्ट मेमोरी आपको याद दिला रही होगी वो नशे, वो सरकमस्टेंसेस की जब आपने नशा किया। नाउ ये तो होना ही होना है, ये कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है, बिकॉज ये हमारा पास सारा यहां तक जुड़ा है। लेकिन उसके बाद में आप क्या एक्शन करते हो ये डिपेंडेंट है ऑन व्हाट, डिपेंडेंट ऑन कि हमारा ब्रेन ऊपर से मैसेजेस ठीक दे रहा है, कह रहा है भाई तू कर तो लेगा, थोड़े देर को मजा भी आ जाएगा, बट बाद में तेरी हालत खराब हो जाएगी, फिर तू उसी साइकिल में उलझ जाएगा। ये कौन चीज डिसाइड करेगी? हमारी लॉजिकल थिंकिंग। आप इसको अबॉलिश नहीं कर सकते हो, ये जिंदगी भर रहेगा। दिस इज पार्ट ऑफ यू विच इज गोइंग टू बी देयर। और ये तो मन में आएगा कि नशा करने में मजा तो आता है, बट यू हैव टू टेक ए कॉल वेदर उसकी कॉस्ट क्या है और वेदर ये आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हु विल डिसाइड? योर लॉजिकल थिंकिंग विल डिसाइड। नाउ लेट्स से योर लॉजिकल थिंकिंग इज नॉट वर्किंग एफिशिएंट, फिर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझ रहे हो, और अगर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझ रहे हो तो आप क्या करोगे? आप हो सकता है ले लो, हो सकता है ना लो, हो सकता है आपका ब्रेन कहे भाई आज मन नहीं यार रहने देते हैं, या आपका ब्रेन कहते चल यार बड़े दिन हो गए लेट्स एंजॉय। नाउ हु विल डिसाइड दैट? योर इम्पल्सिव ब्रेन, नॉट लॉजिकल ब्रेन। व्हाट इज अपोजिट टू लॉजिकल ब्रेन? योर इम्पल्सिव ब्रेन। सडनली आपके मन में फीलिंग आएगी और सडनली आप एक्ट कर लो। नाउ इन ए कॉम्प्लेक्स बिहेवियर लाइक दिस, ए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लाइक दिस, जहां पे हजारों चीजें हमारी पास्ट मेमोरीज से जुड़ी हुई हैं। लेट्स से आप घर में पानी पी रहे हो अपने कांच के गिलास में जिसमें आप दारू पीते थे। लेट्स से आप अपने बेडरूम में बैठे उस चेयर पे जहां पे बैठ के आप दारू पीते थे और सामने टीवी देखते थे। अचानक से आपका हाथ वहां पे गया और आप चाय का कप पड़ा है, लेकिन याद क्या आ रही है? एंड एनी ऑफ सच इंसिडेंट कैन स्टार्ट द होल प्रोसेस ऑफ रिलैक्स। नाउ आई मस्ट शेयर सम एग्जांपल्स व्हिच विल मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। So I was treating this cocaine addict girl and she was in Delhi, basically बॉम्बे की रेजिडेंट थी और 3 महीने तक क्लीन थी। एंड उसने बड़ी मेहनत करी कि मैं अब दोबारा से नशा नहीं करना चाहती। She went back to Bombay एंड वो 2 जगह पे कोकेन स्कोर करती थी, एक था उसका बाथरूम का स्लैब और एक उसकी अलमारी में एक फोल्डिंग बोर्ड लगा। वो बाथरूम में घुसी और उसका दिमाग खराब हुआ और 5 से 15 मिनट के अंदर अंदर उसके पास कोकेन थी और वो दोबारा से कर रही। एंड उसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा चेंज किया हमने, थोड़ा सा दिमाग लगाया। उसका बाथरूम पिंक कलर का था, पिंक लाइट लगी थी, पिंक कर्टन लगे थे। मैंने कहा बॉस ऐसा करो, ब्लू कर्टन डालो और ये पिंक बल्ब को बदल के ब्लू कर दो। और जो कपड़ों का फोल्डिंग बोर्ड था उसमें मैंने वो साईं बाबा को मानती थी, वो खींच के उसमें एक साईं बाबा की मूर्ति लगा दी। अगली बार वो रूम में गई तो उसको डिजायर नहीं हुई। नाउ सी विद द लिटिल चेंज, विद द लिटिल ट्वीकिंग वी कैन मेक ए बिग डिफरेंस।
बट अगर आप ऐसे सोचते हो कि नहीं बस मैंने कह दिया है तो मैं नहीं करूंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. इट्स गोइंग टू बी ए वेरी डिफिकल्ट एंड प्लान मूव. अगर प्लान मूव नहीं हुआ ना तो आप गए बॉस. कोई भी एक्सपोजर कारण बन सकता है कि आप दोबारा से रिलैप्स हो जाओ. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, देयर वाज ए पेशेंट ऑफ माइन. ही वॉज डूइंग वेल. 1 साल से उसने दारू नहीं पी थी एंड उसके कुछ बायर्स आए. उन बायर्स को लेके वो बुखारा गए. मौर्या में एक रेस्टोरेंट है बुखारा, फ्रंटियर क्यूजीन मिलती है, तो बाहर से जो लोग आते हैं उनको इंडियन खाना खिलाने के लिए लोग बुखारा गए. अब वहां पे उन लोगों ने एक एक वाइन का गिलास लिया, इसने एक नींबू पानी लिया. आसपास लोग पी रहे होंगे, कोई मतलब नहीं है. थिंग्स वर परफेक्ट, बट पूरी सराउंडिंग में स्मेल फैली हुई थी अल्कोहल. चारों तरफ लोग पी रहे थे और आपको याद दिला रहे थे कि अल्कोहल भी एक पॉसिबिलिटी है. ये बंदा उनको होटल छोड़ के आया और घर वापस आ गया. दिमाग में चालू हो गया अल्कोहल की थॉट. हौज खास में रहता था. रात के 11 बजे थे. उसे पता था घर में अंदर गया तो मैं कवाल नहीं दारू पी लूं. He drove back. हौज खास से गुड़गांव गया, 1 बॉटल वोडका खरीदी और जब तक वो खत्म नहीं हुई वो घर के अंदर नहीं घुस पाया. बॉस, डोंट थिंक कि तुमने कह दिया है तो सक्सेसफुल होगे तो होगे. इट रिक्वायर ए लॉट ऑफ इंटेलिजेंट प्लानिंग. कहने से कुछ नहीं होने वाला है और भूल नहीं सकते हो. ये जो कहने की बात है ना कि नशे के बारे में बात मत करो चीजें ठीक हो जाएंगी, बस नशा तो हर रोज याद आएगा. भूल जाओगे तो केवल निगेटिव थिंग्स, याद रहेंगी तो पॉजिटिव थिंग्स वो तो आती ही रहेंगी, अंदर घुसी हुई हैं. सो लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी इजी. प्लीज बी केयरफुल. इट्स क्वेश्चन ऑफ ऑल योर एक्सपोजर. और हमें यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि अपने को बचाने के लिए हमें ऐसी सराउंडिंग्स में बहुत सोच समझ के जाना पड़ेगा. अदरवाइज अननोइंगली हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हम उसकी तरफ बढ़ गए और हम रिलैक्स हो गए. आप लोगों को बात